वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द 3 टॉपिक्स विच आर ग्रेफाइट, फ्लोरीन एंड क्रिस्टल डिफेक्ट। ये तीनों टॉपिक्स हमारे मॉड्यूल 1 के टॉपिक्स हैं एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ दिस मॉड्यूल। तो सबसे पहले ग्रेफाइट, फ्लोरीन और क्रिस्टल डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा है, इसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है कार्बन की, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं सभी कार्बन्स। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सारे कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट हेक्सागन्स की फॉर्म में होता है। हर एक कार्बन एटम के बीच की डिस्टेंस 1.42 एंगस्ट्रॉम और जो लेयर हैं उनके बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। हर एक कार्बन एटम अपने आसपास के 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से अटैच्ड होता है एंड देयर इज अ वन फ्री पाई इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। साथ ही साथ जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, इनके बीच एक वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिस वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ग्रेफाइट का नेचर सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी के सॉलिड ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है और इसकी हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अप इज फ्लोरीन। फ्लोरीन भी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, लेकिन इसमें जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो लेयर्स की फॉर्म में ना होकर होलोस्फेरिकल या ट्यूब या एलिप्सॉइड की फॉर्म में होता है। और जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट पेंटागन और हेक्सागन की फॉर्म में होता है, बट ये अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि कभी भी 2 पेंटागन्स एक कॉमन साइड को शेयर नहीं करते, यानी 2 पेंटागन्स कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। जो फ्लोरीन में कार्बन एटम्स होते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन कुछ सर्टेन कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी शो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। अगर हम फ्लोरीन की कंडक्शन प्रॉपर्टी की बात करें तो इट कैन एक्ट एज सुपर कंडक्टर, लेकिन उस कंडीशन में हमें इसकी डोपिंग करानी पड़ती है विद एल्कली मेटल्स के साथ में। फ्लोरीन को सिंथेसाइज करने के लिए हम ग्रेफाइट यानी एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को यूटिलाइज करते हैं, जिसको वेपोराइज करके एक इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में हम कन्वर्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन्स की फॉर्म में। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ है ये हमारा बकमिंस्टर्स फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है, जिसको हम बकी बॉल भी कहते हैं एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बकी बॉल इज 60। नेक्स्ट अप इज क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट के अगर बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें या बेसिक टाइप की बात करें तो किसी भी तरीके के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में होने वाले डेविएशन को, होने वाले चेंजेस को हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। जो क्रिस्टल डिफेक्ट है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट एंड वॉल्यूम डिफेक्ट। दीज आर रेस्पेक्टिवली 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल डिफेक्ट। एज पर द सिलेबस ऑफ AKTU, पॉइंट डिफेक्ट की डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में है, तो पॉइंट डिफेक्ट को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट की डिटेल स्टडी में हमने पढ़ा है कि पॉइंट डिफेक्ट जो बेसिक डिफेक्ट होता है उसमें किसी भी अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस में अगर एक पॉइंट की फॉर्म में डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, चाहे वो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, चाहे वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेवलप हो रहा है, या इम्प्योरिटी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, और देयर मे बी अ सब्सटीट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो ये सब हमारे पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट को हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसमें डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी होल नंबर रेशियो फॉलो होता है और वी कैन से देयर विल बी अ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। हमारे क्रिस्टल लैटिस का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट कॉम्पोजिशन नहीं रहता है और ना ही होल नंबर रेशियो फॉलो होता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट अप इज शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। सबसे कॉमनली यूज होने वाले, सबसे कॉमनली पूछे जाने वाले यही 2 डिफेक्ट हैं, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं। अगर आयनिक क्रिस्टल्स में एक साथ पेयर मिसिंग है, यानी एक कैटायन वैकेंसी, एक एनायन वैकेंसी, या जितने नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है उतनी ही नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी अगर क्रिएट होती है, तो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट।
इस डिफेक्ट में वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑल्सो हाई इन द क्रिस्टल्स ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। वेयर एज इन फ्रेंकल डिफेक्ट जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है, उस इंटरस्टिशियल पोजीशन पर एक डिफेक्ट क्रिएट होता है, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक पेरेंट एटम अपनी पोजीशन को छोड़कर वैकेंसी क्रिएट करता है। पेरेंट एटम में से स्मॉल साइज का आयन होगा, दैट इज कैटायन। वो स्मॉल साइज कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल पोजीशन को एक्वायर करता है। जिस इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आने की वजह से यहाँ दो तरीके के डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन कोई भी आयन पेरेंट एटम को छोड़कर बाहर नहीं जाता है, तो दैट मीन्स डेंसिटी रिमेन्स सेम। और अगर ये इंटरस्टिशियल पोजीशन को एक्वायर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारा कम होगा, इसीलिए बीच का स्पेस एक्वायर हो पाएगा। सिंगल टाइप ऑफ होल क्रिएट होंगे जिसकी वजह से कंडक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज की जा सकती है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में इंक्रीज की जाती है। तो ये तीनों टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन था। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Which one is not an allotropic form of carbon? The options are diamond, graphite, fluorine and bakelite. तो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों ही कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। द वन रिमेनिंग ऑप्शन इज बेकेलाइट। बेकेलाइट एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. डायमंड, ग्रेफाइट एंड डैश आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो आंसर ऑलरेडी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। वी हैव डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, एंड हियर द करेक्ट आंसर शुड बी फ्लोरीन। बेकेलाइट, पीवीसी, नायलॉन, ये तीनों ही हमारे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमारे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. Again, it is related with the allotropic form. So graphite is an dash of carbon. The options are allotrop, isotrop, isobar and none of the above. So the correct option is option A. ये एलोट्रोपिक फॉर्म सारी हमने अभी जस्ट डिस्कस की हैं, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और डायमंड को लेकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विद अ लेयर्ड स्ट्रक्चर इज। हमने ग्रेफाइट पढ़ा, हमने फ्लोरीन पढ़ा। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हॉलो स्फेयर की फॉर्म में होता है, ट्यूब की फॉर्म में होता है, बट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ लेयर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन हम कहते हैं जिसका शेप डिफाइन ना हो, जो किसी भी साइज और शेप में अवेलेबल हो, दैट इज नोन एज एमॉर्फस फॉर्म। सो वी हैव द ऑप्शंस डायमंड, कोक, कोल एंड चारकोल। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कोक, कोल और चारकोल की डेफिनेट शेप नहीं होती है, ये किसी भी शेप और साइज में अवेलेबल होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हमने अभी स्टार्टिंग में देखा ग्रेफाइट में डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट की कंडक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ना तो सिग्मा बॉन्ड कंडक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ना ही हेक्सागोनल नेटवर्क शीट, और ना ही ये तीनों मिलकर एक साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statement is not correct about graphite? Options are the coordination of carbon atom is 4. It should be coordination number. The carbon atoms rearranged in layers. The layers of graphite are attractive to each other by weak force. And the carbon atoms use only 3 out of their 4 outer electrons for covalent bonding. तो ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही ग्रेफाइट के लिए करेक्ट है, क्योंकि कार्बन का अरेंजमेंट लेयर्स की फॉर्म में भी होता है। जो लेयर्स हैं उनके बीच वीक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, और 4 में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूटिलाइज होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए। देयर इज 1 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज फ्री।
और ऑप्शन ए हमें दिया है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को रिकॉल करें तो हर एक कार्बन एटम के आसपास केवल 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, केवल 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैचमेंट है, तो दैट मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट 4. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट शोज इट्स ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू. ग्रेफाइट के अंदर ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेक्सागन रिंग्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और वीक वैन डर वाल्स फोर्स. So as per the structure of graphite, option D is the correct answer. Due to weak van der Waals force of attraction, ग्रेफाइट के अंदर ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी होती है क्योंकि थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने पर जो ग्रेफाइट की लेयर्स है वो इजीली रप्चर हो जाती हैं और इसकी वजह से ग्रेफाइट में ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी डेवलप होती है. इवन ग्रेफाइट इज अ बेटर ल्यूब्रिकेंट देन एनी अदर सॉलिड ल्यूब्रिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी. Next is question number 9. Hybridization of carbon in graphite. sp, sp3, sp2 and all of these. तो all of these तो नहीं होगा, तीनों तरीके के हाइब्रिडाइजेशन नहीं होते, हमने स्ट्रक्चर में अभी स्टडी किया. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट. नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Options are graphite contains mobile electrons, carbon atoms are in sp2 hybridized state in graphite, carbon atoms are arranged in hexagonal network sheet and graphite is a bad conductor of electricity. तो अभी हमने ग्रेफाइट से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, इतनी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Because graphite is a good conductor of electricity, not a bad conductor, due to the presence of delocalized pi electrons. Next is the distance between two layers of graphite is 3.0, 3.4, 1.4 and 2.4. So as per the structure of graphite, option B is the correct one. The distance between two layers is 3.4 और अगर हम bond to bond distance की बात करते हैं, if this is one layer and this is another layer, तो layer to layer जो distance हमारे पास होता है that is 3.4 एंगस्ट्रॉम और bond to bond जो distance हमारे पास होता है that is 1.42 एंगस्ट्रॉम. So option B is the correct option. Graphite is better lubricant than molybdenum disulfide because. तो क्वेश्चन नंबर 10 पर मैंने इसको डिस्कस किया कि ग्रेफाइट किसी भी और दूसरे सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के कंपैरिजन में एक बेटर ऑप्शन है. ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट की टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर पर भी अपनी ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 13. एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैविंग ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री इज ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन और नन. हमारे सिलेबस में ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर जो है वो हॉलो स्फीयर्स की फॉर्म में या ट्यूब्स की फॉर्म में या एलिप्सॉइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो उसकी जो ज्योमेट्री है दैट ज्योमेट्री इज नोन एज ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्लोरीन. Next is question number 14. Choose the incorrect statement related to fluorine. Options are it is isotope of carbon, it is allotrope of carbon, C60 is stable and known as buckyball, crystal structure of fluorine is FCC types. तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस लास्ट वाले 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं. इट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म, बकी बॉल और FCC स्ट्रक्चर्स. द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज आइसोटोप ऑफ कार्बन. फ्लोरीन या ग्रेफाइट कोई भी कार्बन का आइसोटोप ना होकर एलोट्रोपिक फॉर्म होती है जिसमें कार्बन एटम्स का डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट होता है. सो इट इज़ नॉट द आइसोटोप. Next is question number 15. Which statement is incorrect? Options are fluorine is an allotrope of carbon, graphite is a good conductor of electricity, all carbons are sp3 hybridized in fluorine and none of the above. तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, फ्लोरीन एलोट्रोपिक फॉर्म है. ऑप्शन
B is also correct that graphite is a good conductor. बट देयर इज ऑप्शन सी जिसमें हमसे कहा है ऑल कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, जबकि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा कि फ्लोरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, केवल कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हो सकते हैं. सो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. फ्लोरीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय. फ्लोरीन की सिंथेसिस कैसे होती है? तो हमने अभी स्ट्रक्चर में क्विक रिवीजन में इसको समझा था. फर्स्ट ऑप्शन इज वेपोराइजेशन ऑफ ग्रेफाइट रॉड, सेकंड इज मेल्टिंग ऑफ ग्रेफाइट रॉड, थर्ड इज वेपोराइजेशन ऑफ डायमंड एंड फोर्थ इज मेल्टिंग ऑफ डायमंड. तो आई होप आपको ऑप्शन रिकॉल हो गया होगा. फ्लोरीन की सिंथेसिस ग्रेफाइट रॉड को वेपोराइज करने पर होती है और किसी एक इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, तो इन हीलियम एटमॉस्फेयर. हीलियम एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में जब हम ग्रेफाइट को वेपोराइज करते हैं तो वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. इन C60 नंबर ऑफ पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स आर. जो बकी बॉल का अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट में पेंटागन और हेक्सागन्स अरेंज होकर एक होलोस्फीयर की शेप बनाते हैं. इस होलोस्फीयर के अंदर कुछ नंबर ऑफ हेक्सागन्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ नंबर ऑफ पेंटागन्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम नंबर ऑफ हेक्सागन और पेंटागन्स को यहाँ पर कंपेयर करें तो वी हैव नंबर ऑफ पेंटागन्स 12 एंड नंबर ऑफ हेक्सागन्स 20. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. फ्लोरीन एक्ट एज सुपर कंडक्टर व्हेन. तो इसको भी हमने अभी डिस्कस किया था. व्हेन डोप्ड विद नॉन मेटल्स, doped with coloring agents, doped with alkali metals or all of the above. तो सारी conditions are not correct. केवल कंडीशन सी इज करेक्ट. अगर हम फ्लोरीन की डोपिंग करा दें एल्कली मेटल्स के साथ में तो फ्लोरीन एक्ट करता है एज अ सुपर कंडक्टर जहां पर रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 19. Any deviation in a perfect atomic arrangement of a crystal, any deviation is known as, options are tautomerism, crystal imperfections, distortion and isomerism. So किसी भी perfect atomic arrangement में होने वाला deviation केवल और केवल crystal imperfections को represent करता है. तो option B is the correct option. Next is defects cause dash इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स. क्या मतलब हुआ कि अगर कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है तो उसकी वजह से सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शंस आर डिक्रीजेस, डज नॉट इफेक्ट, इंक्रीज और एक्सट्रीम इंक्रीज. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डिक्रीज. अगर हम किसी भी क्रिस्टल डिफेक्ट को डेवलप करते हैं तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज होगा. So the correct option is option A. Next is which is not a type of crystal defect. हमने different type of crystal defects स्टडी किए इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो उसी को रिकॉल करेंगे. लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, मेजरमेंट डिफेक्ट एंड वॉल्यूम डिफेक्ट. हमने टोटल 4 तरीके के डिफेक्ट लिखे थे. जीरो डायमेंशनल यानी कि पॉइंट डिफेक्ट, देन लाइन डिफेक्ट 1 डायमेंशनल, देन सरफेस डिफेक्ट 2 डायमेंशनल एंड वॉल्यूम डिफेक्ट 3 डायमेंशनल. यहाँ कोई भी मेजरमेंट डिफेक्ट जैसी टर्म नहीं थी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट की बहुत सारी टाइप्स हमने पढ़ी. हमने पढ़ा शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, और हमने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़े, सब्सटीट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़े, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक पढ़े. तो इसमें दिए हुए सारे ऑप्शंस यानी ऑल दीज 3 ऑप्शंस, फ्रैंकल, शॉर्टकी और इंटरस्टिशियल, ये तीनों ही पॉइंट डिफेक्ट की काइंड हैं, पॉइंट डिफेक्ट की टाइप्स हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. दैट इज चूज द करेक्ट वन फॉर पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है. इट इज अ 1 डायमेंशनल डिफेक्ट, इट इज अ 3 डायमेंशनल डिफेक्ट, 0 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल. जैसा कि हमें पता है पॉइंट डिफेक्ट में जो डिफेक्ट क्रिएट होता है वो जस्ट एक पॉइंट की फॉर्म में क्रिएट होता है, तो दैट इज अ 0 डायमेंशनल डिफेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24.
द डिफेक्ट विच फॉलोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। हमने क्रिस्टल डिफेक्ट को डिवाइड किया 4 कैटेगरी में, उन 4 में से पॉइंट डिफेक्ट को हमने डिवाइड किया था स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की फॉर्म में। तो ऐसा डिफेक्ट जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो करता है, उस डिफेक्ट को हम कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल। इनमें से कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट क्रिएट नहीं करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन क्रिस्टल डिफेक्ट क्रिएट नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फास्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन से सॉलिड का फास्ट क्रिस्टलाइजेशन, बहुत तेजी से उसको क्रिस्टलाइज करना। दूसरा, अप्लाइंग लोकल प्रेशर ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉलिड पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर खराब होगा, यानी डिफॉर्म होगा। दूसरा, वैकेंसीज लेफ्ट इन क्रिस्टल एट द टाइम ऑफ इम्प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन, अगर प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो बीच बीच में वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, तो दैट विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल इम्परफेक्शन। फोर्थ ऑप्शन इज स्लो कूलिंग ऑफ हॉट मेटल्स, अगर हम किसी भी हॉट सब्सटेंस की बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे करके कूलिंग कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट का टाइम सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को मिलेगा। दैट मीन्स इट विल नॉट कॉज क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मे शो फ्रैंकल डिफेक्ट। हमने जो शॉटकी फ्रैंकल डिफेक्ट की सेपरेट वीडियो में स्टडी किया है, शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के डिफरेंट एग्जांपल्स को। सो द ऑप्शंस आर KCl, NaCl, AgCl एंड CsCl। इन चारों ऑप्शंस में से KCl, NaCl और CsCl, ये तीनों हमारे शॉटकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट का ओनली एग्जाम्पल इज AgCl। सो AgCl के अंदर हमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द टाइप ऑफ नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। शॉटकी डिफेक्ट, ये तो स्टोक्योमेट्रिक टाइप है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इट मे बी नॉन स्टोक्योमेट्रिक टाइप, क्योंकि हमने स्टोक्योमेट्रिक में इसकी स्टडी नहीं की है। नेक्स्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, इट इज अगेन स्टोक्योमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो लेट मी टेल यू कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और इसके साथ साथ एक और डिफेक्ट हमारे पास होता है विच इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये दोनों ही टाइप ऑफ डिफेक्ट हमारे नॉन स्टोक्योमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट को बिलोंग करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 28, अ पेयर ऑफ वैकेंसी इंटरस्टिशियल इज कॉल्ड डैश। वैकेंसी इंटरस्टिशियल, पेयर वैकेंसी इंटरस्टिशियल, while a pair of ion vacancies is called dash defect। यहाँ पर आयन नहीं रिप्रेजेंट किया गया, हमसे कंडीशन नहीं गिवन है कि ये आयन वैकेंसी है या किस टाइप की वैकेंसी है, तो हम ये मान सकते हैं अ पेयर ऑफ वैकेंसी में कोई भी मूव कर सकता है, इधर कैटायन इधर एनायन, बोथ कैन बी कैटायन बोथ कैन बी एनायन। और पेयर ऑफ आयन की बात करें तो देयर शुड बी 1 कैटायन एंड 1 एनायन, ये हमारा पेयर ऑफ कैटायन एनायन होगा। तो हमने पॉइंट डिफेक्ट में सबसे लास्ट में स्टडी किया शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसमें से शॉटकी डिफेक्ट में हमेशा आयन पेयर मिसिंग होता था, यानी ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी हमारे शॉटकी डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो केवल पेयर ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है ये हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन में आना चाहिए फ्रैंकल एंड सेकंड ऑप्शन में आना चाहिए शॉटकी डिफेक्ट। तो इट विल बी फ्रैंकल एंड शॉटकी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Next is question number 29, which statement is not correct for Schottky defect। Schottky defect के लिए इनमें से कौन सा statement correct नहीं है? The options are density of crystal decreases, density of crystal decrease होती है, it is the correct statement। Coordination number is high, it is also correct statement।
then cation moves to interstitial position. That is the wrong statement because in Schottky defect हमेशा ion pair missing होता है, उसका movement interstitial site पर नहीं होता है and ion pair is missing. तो it is also correct statement. So option C is not correct. cation moves to interstitial position. ये defect हमारा Frankel defect में develop होता है. The next up is question number 30. Which is the example of both kind of defects, that is Schottky and Frankel? The options are AgCl, KCl, AgBr and CSCl. इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्म में कंसिडर करते हैं Schottky डिफेक्ट के लिए भी और Frankel डिफेक्ट के लिए भी? तो नॉट AgCl, नॉट KCl, नॉट CSCl, ये तीनों ही हमारे Schottky डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं, बट द करेक्ट ऑप्शन इज AgBr. इंटरमीडिएट रेडियस ऑफ आयंस होने की वजह से ये Schottky डिफेक्ट भी शो करता है और Frankel डिफेक्ट भी शो करता है. सो दीज आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इन तीनों टॉपिक्स की डिटेल स्टडी के लिए आप इनकी सेपरेट वीडियोज़ को एक बार चेक कर सकते हैं. द लिंक ऑफ मॉड्यूल 1 प्लेलिस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ जैसा हमने पहली वीडियो में किया था कि देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनका डिस्कशन कहीं ना कहीं इन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैंने किया है. सो देयर आर फर्स्ट 5 फिलअप्स एंड इन नेक्स्ट स्लाइड देयर नेक्स्ट 5 फिलअप्स. तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर आप इनको ईजिली सॉल्व कर पाते हैं दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इन 3 टॉपिक्स के आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चंस आर दीज 5 फिलअप्स. इन 5 फिलअप्स का आंसर भी कहीं ना कहीं इसी वीडियो में या जो जनरल वीडियोस हमने पहले समझी हैं, पहले अंडरस्टैंड की है या जो क्विक रिवीजन किया है, उनमें कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ फिलअप, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो you can just type that question in comment box and I will try to answer that question as soon as possible. तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चन टाइप कीजिए ताकि मैं उसके आंसर को आपको वहीं रिप्लाई में दे पाऊँ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आपकी कोई और क्वेरी है, कोई और सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं.